गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर आपके लिए करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कृपया अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें ताकि आपके एग्जाम में आपको सफलता हासिल हो। चलिए बढ़ते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हम कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड बात करते हैं दलाई लामा की। तो दलाई लामा तिब्बत तिब्बत क्षेत्र बौद्ध धर्म के गेलुग्पा परंपरा से संबंधित है, जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली परंपरा है। गेलुग्पा ये जो परंपरा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और तिब्बत बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल 14 दलाई लामा हुए हैं। पहले तथा दूसरे दलाई लामा को मरणोपरांत यह उपाधि दी गई थी और 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेनजिंग ग्यात्सो हैं। माना जाता है कि दलाई लामा अवलोकेश्वर या चेरेन चेनरेंजिंग करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के प्रतीक हैं। बोधिसत्व सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित प्राणी हैं, जिन्हें मानवता की मदद के लिए दुनिया में पुनर्जन्म लेने की प्रतिबद्धता जताई थी। दलाई लामा का अनुरक्षण की बात करते हैं तो 1950 के दशक में चीन का राजनीतिक परिदृश्य बदलना शुरू हुआ और तिब्बत को आधिकारिक रूप से चीनी नियंत्रण में लाने की योजना बनाई गई। लेकिन मार्च 1959 में तिब्बत चीनी शासन को समाप्त करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। लेकिन चीनी पीपल रिपब्लिकन के सैनिकों ने विद्रोह को कुचल दिया और हजारों लोग मारे गए। फ्रेंड्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चीनी आर्मी है, उसने लद्दाख के जो तिब्बत के लोग थे उनको बुरी तरह से कुचल दिया, उनके आंदोलन को, और काफी हजारों लोग मारे गए। तो जिसके कारण वहाँ के दलाई लामा को भारत में आकर शरण लेनी पड़ी, जो कि आज भी एक काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है भारत और चीन के बीच का। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे लिए यहाँ पर जो परंपरा है गेलुग्पा परंपरा और बौद्ध धर्म जो कि तिब्बत से संबंधित है, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ जो दलाई लामा की जो 14 दलाई लामा हुए हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और वर्तमान के दलाई लामा वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ हमारे एग्जाम के दृष्टि से परंपरा के लिए, यानी बौद्ध धर्म की जो परंपरा है गेलुग्पा, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जल शक्ति मंत्रालय से, और ये मिशन है जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के लिए 15,381.72 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी प्राप्त हुई है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में सुनिश्चित जल आपूर्ति या हर घर जल, यानी प्रत्येक घर में जल उपलब्ध हो या सुनिश्चित करना है। और अगर बात करते हैं वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया यह मिशन 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है जो कि हमें हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है, पानी की गुणवत्ता की निगरानी एवं परीक्षण के साथ साथ सतत कृषि को भी बढ़ावा देता है। यह संरक्षित जल के उपयोग, पेयजल स्रोत में वृद्धि
पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और इसके पुनः उपयोग को भी सुनिश्चित करता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है अर्धचालक से संबंधित। तो अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसमें सुचालक यानी आमतौर पर धातु और कुचालक यानी उष्मारोधी यानी अयस्कांतता सिरेमिक के बीच चलन की क्षमता होती है। अर्धचालक शुद्ध तत्व हो सकते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम या यौगिक जैसे गैलिनियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड। तो ये अर्धचालक कहलाते हैं। चालकता उस आदर्श स्थिति की माप है जिस पर विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी एक सामग्री से होकर गुजर सकती है। अर्धचालक को इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो बात करते हैं सेमीकंडक्टर चिप एक विद्युत परिपथ है जिसमें कई घटक होते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर, अर्धचालक, वेफर पर बनने वाली वायरिंग। इन घटकों में से कई से युक्त एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एकीकृत सर्किट यानी आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी को एकीकृत सर्किट कहा जाता है। इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन उपकरण, गेमिंग हार्डवेयर और चिकित्सा उपकरणों जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाया जा सकता है। यह एक विद्युत परिपथ है जिसमें अर्धचालक, वेफर पर बने ट्रांजिस्टर और वायरिंग जैसे कई घटक होते हैं। इन घटकों में से कोई से युक्त एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एकीकृत सर्किट कहा जाता है। इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, गेमिंग, चिकित्सा उपकरणों आदि में उपयोग में लाते हैं। इन उपकरणों को लगभग सभी उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, खासकर ऑटोमोबाइल उद्योग में। इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और कल पुर्जे आज एक नई आंतरिक दहन इंजन कार की लागत का 40% हिस्सा है, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले स्टेप की। तो यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि पहला स्टेप है कि चालक, बात कर रहे हैं चालक की, अर्धचालक की, कुचालक की। विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। अर्धचालक विद्युत धारा का प्रवाह की चालकता तुलना में कम तथा कुचालक की तुलना में अधिक सरल होता है। विद्युत धारा का प्रवाह कुचालक में बिल्कुल नहीं होता। इनकी वाह कक्षा में केवल एक संयुग्मी इलेक्ट्रॉन होता है। इनकी बाह्यतम कक्षा में 4 संयुग्मी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी बाह्यतम कक्षा में केवल 8 संयुग्मी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुचालक का निर्माण धात्विक बंध का उपयोग करते हुए होता है। अर्धचालक का निर्माण संयुग्मी बंध के कारण होता है। कुचालकों का निर्माण आयनिक बंध के कारण होता है। संयुग्मी तथा संचालन बैंड ओवरलैप करते हैं। और बात करें संयुग्मी और चालन बैंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निषेध ऊर्जा अंतराल द्वारा अलग होते हैं। संयुग्मी और चालन बैंड 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निषिद्ध ऊर्जा अंतराल द्वारा अलग होते हैं। प्रतिरोध बहुत कम होता है और यहाँ प्रतिरोध उच्च होता है और यहाँ प्रतिरोध अति उच्च होता है। इनका ताप नियतांक धनात्मक और सकारात्मक होता है। इनका ताप नियंत्रणात्मक ऋणात्मक नकारात्मक होता है और इनका ताप नियंत्रण नकारात्मक होता है। बात करते हैं अगर कि चालक की, तो चालक में है आपका तांबा, एल्युमिनियम आदि। जबकि बात करते हैं अर्धचालक की तो सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि हैं। और अगर कुचालक की बात करें तो माइका, पेपर आदि हैं। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। यह आदान प्रदान पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों तथा सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते के अनुच्छेद 2 के अनुसार है।
दोनों देशों ने मई 2008 में हस्ताक्षरित काउंसलर एक्सेस समझौते के प्रावधानों के तहत एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का आदान प्रदान भी किया। इस समझौते के तहत दोनों देशों को हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को व्यापक सूचियों का आदान प्रदान करना चाहिए। अगर प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले का निषेध, यानी इस समझौते के तहत दोनों देशों को एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं की जानकारी देनी होगी। समझौते पर वर्ष 1988 के हस्ताक्षर किए गए हैं और 1991 में इसकी पुष्टि की गई। इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच सूची का लगातार 31वां आदान प्रदान हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड, भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं और ये 1 जनवरी और 1 जुलाई को होता है, ताकि वो एक दूसरे को के परमाणु प्रतिष्ठानों पर आक्रमण ना करें, जिससे कि काफी बड़े हादसों को रोका जा सके। अगली न्यूज इसी मुद्दे पर है। बात करते हैं भारत पाकिस्तान संबंध के वर्तमान मुद्दों पर। जैसे पहला है सीमा पर आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद की। भारत ने लगातार भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को विश्वसनीय, अपरिवर्तनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दूसरा बात करते हैं सिंधु जल समझौता। पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद की प्रतिक्रिया के रूप में सिंध को निरस्त करने के लिए भारत में समय समय पर हंगामा होता रहा है। यह विश्व बैंक के माध्यम से संपन्न कराई एक संधि है। जो सिंधु जल समझौता है, ये विश्व बैंक के माध्यम से संपन्न कराई गई एक संधि है जो यह प्रशासित करती है कि सिंधु और उनकी सहायक नदियों के पानी का उपयोग कैसे किया जाए, जो कि दोनों देशों में बहती हैं। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं। सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे घातक युद्ध क्षेत्र माना जाता है। दशकों के सैन्य अभियानों में ग्लेशियर और आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन भारत पाक संबंधों की जटिल प्रकृति और दोनों देशों के बीच अविश्वास के कारण इस मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बात करते हैं अगली सर क्रीक की। तो सर क्रीक यह कक्ष दलदली भूमि के कारण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। विवाद कक्ष और सिंधु के बीच समुद्री सीमा रेखा की व्याख्या में निहित है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और पाकिस्तान के मध्य रिश्तों को गर्माहट प्रदान करते हैं और ये आपसी मुद्दे काफ़ी इन्हीं आपस में काफ़ी बड़े मुद्दे हैं जिनको भारत और पाकिस्तान को आने वाले समय में समझना है और समझाना है और इनके विकल्प खोजने होंगे। तो बात करते हैं अगली न्यूज़ की कि कार निर्माता वोक्सवैगन ने क्वांटम एस्केप के साथ साझेदारी के माध्यम से वर्ष 2025 तक सॉलिड टेस्ट बैटरी के उत्पादन की योजना बनाई है। क्वांटम एस्केप की सॉलिड टेस्ट बैटरी को 2 इलेक्ट्रोडों को अलग अलग करने पर वाले एक ठोस इलेक्ट्रोलाइट के साथ लिथियम धातु की एक संभावना के रूप में देखा जाता है। एक सॉलिड स्टेट बैटरी में लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट समाधान का उपयोग करती है। इसमें विस्फोटक या आग का खतरा नहीं है, इसलिए सुरक्षा हेतु विभिन्न घटकों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार इसे अधिक स्थान की बचत होती है। तब हमारे पास अधिक सक्रिय सामग्री प्रयोग करने के लिए अधिक स्थान होता है। बैटरी क्षमता को बढ़ाता है। एक सॉलिड स्टेट बैटरी प्रति यूनिट क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व बढ़ा सकती है, क्योंकि कम संख्या में बैटरी की आवश्यकता होती है। इस कारण से एक सॉलिड स्टेट बैटरी मॉड्यूल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी यानी बैटरी सिस्टम बनाने हेतु एकदम सही है एवं इसके लिए उच्च क्षमता की आवश्यकता होती है। आज के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन सेल्स का ऊर्जा घनत्व पुरानी पीढ़ी की निकिल कैडमियम बैटरी की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है।
तो इस प्रकार से ये कंपनी सॉलिड स्टेट बैटरी में लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व को बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि बताती है कि सॉलिड स्टेट बैटरी जो है लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर सकती है। तो क्योंकि जो कि हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को, क्योंकि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें अपने ईवी वाहनों को अधिक मात्रा में मार्केट में लाना है, तो इसके लिए हमें या लिथियम आयन बैटरी की जगह सॉलिड स्टेट बैटरी यदि प्राप्त होती है तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी की। यह एक गैर रिचार्जेबल लिथियम बैटरी में उपयोग किए जाने वाले धातु लिथियम की तुलना में एक लिथी लिथियम एक लिथियम जो है की तुलना में एक इलेक्ट्रोड सामग्री के रूप में इंटरकलेक्शन स्तरीय संरचनाओं के साथ सामग्री में एक अणु का प्रतिवर्ती समावेश या सम्मिलन है। लिथियम यौगिक का उपयोग करता है। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आयनिक गति को अनुमति देता है, और लिथियम आयन बैटरी के सेल के घटक दो इलेक्ट्रोड होते हैं। डिस्चार्ज के दौरान लिथियम आयन नकारात्मक इलेक्ट्रोडों से सकारात्मक इलेक्ट्रोडों में चले जाते हैं और चार्ज करते समय वह समय वापस आ जाते हैं। बैटरी के डिस्चार्ज होने के बाद लिथियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जबकि वो चार्ज होते समय विपरीत दिशा में। लिथियम आयन बैटरी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेलीकम्युनिकेशन, एयरोस्पेस, औद्योगिक अनुप्रयोग, लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत बन गई है। तो इस प्रकार से बात करें तो एक बड़ी समस्या की है यह है कि लिथियम धातु अत्यंत प्रतिक्रियाशील है। इससे कई बार इन बैटरियों में आग लगने की घटनाएं सामने आने से इसे लेकर सुरक्षा चिंताएं भी बनी रहती हैं। खर्चीली निर्माण प्रक्रिया भी है इनकी। यद्यपि लिथियम आयन बैटरी की को फोन और लैपटॉप जैसे अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग पर्याप्त रूप से कुशल माना जाता है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के मामले में इसकी बैटरी की रेंज एक चार्जिंग में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता के संदर्भ में प्रौद्योगिकी में इतना सुधार नहीं हुआ जो इन्हें आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में एक वहनीय विकल्प बना सकें। लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं। यह एक गैर रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग किए जाने वाली धातु लिथियम की तुलना में एक इलेक्ट्रोड सामग्री के रूप में इंटरकलेक्शन स्थानांतरित सामग्री में से एक अणु प्रतिवेशन या सम्मिलित है। लिथियम यौगिक का उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आयनिक गति की अनुमति देता है, और लिथियम आयन बैटरी सेल के घटक दो घटक इलेक्ट्रोड होते हैं। डिस्चार्ज के दौरान लिथियम आयन नकारात्मक इलेक्ट्रोडों से सकारात्मक इलेक्ट्रोडों में चले जाते हैं और चार्ज करते समय वापस आ जाते हैं। बैटरी के डिस्चार्ज होने के दौरान लिथियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी का उपयोग। इन्हें जैसे कि बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, टेलीकम्युनिकेशन में, एरोस्पेस में, रिचार्जेबल यानी लिथियम आयन बैटरी में, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में पसंदीदा ऊर्जा का स्रोत है। लिथियम आयन बैटरी की कमियां: लंबी चार्ज अवधि, अधिक खर्चीली प्रणाली है। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी सुधार के विकल्प को देखते हैं। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। ये एक कोर सेक्टर की इंडस्ट्रियों की न्यूज़ है। फ्रेंड्स, 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं जिनमें बात करें तो जैसे कि आपका कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ये 8 ऐसे सेक्टर हैं जो कोर सेक्टर कहलाते हैं। बात करें तो 8 महीनों में, पिछले 8 महीनों में सबसे धीमी गति 3.1 की दर से बढ़ विकास हुआ है 8 कोर इंडस्ट्रीज में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी विकास दर को संकेत करते हैं। कच्चे तेल और सीमेंट को छोड़ दें तो सभी में सकारात्मक वृद्धि भी दर्ज की गई है। अगर 8 कोर सेक्टर के बारे में इन औद्योगिक उत्पादन सूचांक की बात करें यानी आईआईपी में शामिल मदों के भार का 40.27% शामिल 8 प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों के उनके भार के घटते क्रम में दिखाया गया है। यानी सबसे अधिक रिफाइनरी प्रोडक्ट, दूसरा बिजली, तीसरा स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक हैं।
तो इस प्रकार से हम सबसे ज़्यादा रिफाइनरी उत्पाद, दूसरा बिजली, तीसरा स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और सीमेंट और उर्वरक। औद्योगिक उत्पादन का सूचांक आईआरपी एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। यह एस सी एस ओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। यह एक समग्र संकेत है जो निम्न वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है। यह क्षेत्रक अर्थात खनन, निर्माण और बिजली जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।